अरे बहुत सीधा साधा परिचय है। नाम है रामशरण जोशी और 80 के आसपास हूँ मैं। मूल से मैं राजस्थान का हूँ, अब दिल्ली वासी हो गया। हाँ, कुछ किताबें थोड़ी बहुत लिख डाली हैं, 15-20 के आसपास। अभी मेरी एक आत्मकथा, मैं बोनसाई अपने समय का, कुछ 3 साल पहले आई थी। अब उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी आया है, आई द बोनसाई ऑफ माई टाइम। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आत्मकथा होती है या ऑटोबायोग्राफी होती है, अगर ईमानदारी से आप लिखें तो वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति की मृत्यु, जीवन और मृत्यु, वो समाज में होती है। तो समाज से व्यक्ति बनता है। तो मैंने अपनी आत्मकथा में, जहाँ मैंने अपनी कथा कही है, अपनी कहानी, लेकिन इस कहानी के पात्र समाज भी है, सरकार भी है, राजनीति भी है, अर्थव्यवस्था भी है, मीडिया भी है, यार दोस्त भी हैं, क्योंकि इन सबसे तो मिलकर के मैं बना, यानी आई। अच्छा, और आई में कई तरीके के, जिसको मैंने कहा है सब आई, यानी उपमय, यानी एक इंसान में कई इंसान बसते हैं, ये याद रखिए। मैं अपनी कहानी की शुरुआत 2nd चैप्टर से करता हूँ। मेरा जन्म अलवर में हुआ था, अलवर, और उसमें अलवर में क्या हालात थे। भारत का पार्टीशन हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे शुरुआत थी, सारी मस्जिदें गिरा दी गई थी, इस तरह का। तो वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी जिंदगी आप कह सकते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिंदगी मेरी सपाट नहीं रही है। काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, ऊबड़ खाबड़। कुछ ऐसे आर्थिक हालात थे हमारे परिवार के, तो उससे एक जिस ढंग से जो शिक्षा होनी चाहिए, जिस ढंग से रहन सहन होना चाहिए, वो नहीं हो सका। तो आप कह सकते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक चाइल्ड लेबरर के रूप में शुरुआत की, यानी 1956 में, जिस समय मेरी उम्र 13-14 साल की थी। मुझे फिल्म में काम करने का बड़ा शौक था कि मैं एक्टर बनूं। तो 1960 में मैं घर से फरार हो गया, बम्बई भाग गया, मैं और एक साथी और थे। तो एक फिल्म में काम भी किया, हम दोनों का नाम सुना अपना, और हाँ, देवानंद वाली। और उसमें एक गाना होता है, उसमें मंदिर में एक एक्स्ट्रा के रूप में मैं बैठता हूँ। फिर मैंने वहाँ ही बम्बई में एक ग्लास फैक्ट्री में काम किया, ग्लास फैक्ट्री में, ग्लास, ये महालक्ष्मी के आसपास कहीं है। लेकिन एक दिन रात को जो लेबर इंस्पेक्टर आया, उसने मेरी सूरत देखी। अब मेरी सूरत वर्कर जैसी नहीं थी, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र 16 साल की नहीं है, तुम मजदूर हो ही नहीं। उसने रात को 12 बजे वहाँ से निकाल दिया मुझे। तो खैर वो काम भी गया, और वो बड़ा ख़तरनाक काम था ग्लास फैक्ट्री में। और इसके बाद ये भी आपने देखा, मैंने अखबार भी बेचे एज ए पेपर हॉकर। मैं आत्मकथा को जिसमें आत्मकथा ऐसी होती है, वो एक आईना होती है। अब जो हैं देख, क्यों कि फिर मैं वो कहूँगा कि समाज ने आपको ऐसा बनाया, उससे आप लड़े, हर चुनौती का आपने सामना किया। जब मैं पेपर बेचा करता था, तो मैं उस समय ये भी ख्याल आता था, ये एक ड्रीम था कि किसी दिन अखबारों में मेरे लेख छपेंगे या मैं भी छपूंगा, समझे। और वो ड्रीम पूरा हुआ, यानी मैं 67 में जर्नलिस्ट बना। मुझे याद है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली स्पीच यूएन में मैंने जब सुनी, उस समय ऐसा गया कि कभी यूएन में भी देखूं, और ये सपना भी पूरा हुआ।
85 में मैंने उनके नाती राजीव गांधी को कवर किया। उसके बाद तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर को कवर किया, वो चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, कई बार। और उसी सब मतलब अब वो सपना जो मैंने 59 में पाला था वो 85 में पूरा हुआ। फिर वहाँ एक बार ये भी सपना देखा कि कभी यूएन में मैं बोलूँ, उसके मंच से बोलूँ, उस वहाँ से एड्रेस करूँ। आप ताजुब करेंगे, वो सपना भी पूरा हुआ। वो कैसे हुआ है ना इंटरेस्टिंग बात। 2007 में वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन यूएन हेडक्वार्टर में ही हुआ, उसका उद्घाटन। और मैं उस समय की जो कमेटी थी 3 लोग, उसमें एक उसका मेंबर मैं था, और मेरे जिम्मे दिया गया था कि आप यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल में आप उसको एड्रेस करेंगे। और मैंने अपना भाषण किया। मैं परिस्थितियों से लड़ा हूँ। उस समय मैंने कोई आइडियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो माओ से तुंग हो, कोई नहीं पढ़ा था। जब मैंने बांग्लादेश युद्ध यानी 71 में मैं युद्ध संवाददाता था, 5-6 महीने वहीं मैं अगरतला रहा, ढाका भी गया, जैसलमेर, खुलना। वहाँ मैंने जो देखा 72 में मैंने फिर अपने आप को बदला, और वहाँ मैं मार्क्सवाद के काफ़ी संपर्क में आया कि क्या होता है। और फिर मैंने समाज का अध्ययन करना शुरू किया कि समाज कैसे बनता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है। मैंने सब कुछ छोड़ करके मैंने कहा कि नहीं, हमें क्रांति लानी है, रिवॉल्यूशन लाना है। तो मैंने नौकरी छोड़ी और सारा कुछ छोड़ के हम करीब 72 से लेकर के और अगले 4-5 साल तक मैं बिल्कुल एक्टिविस्ट रहा, क्योंकि हम लोगों को क्रांति लानी है, इनकलाब लाना है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि मैं मार्क्सवाद को एकेडमिकली पूरी तरह समझता। मैंने अनुभवों से मार्क्सवाद को समझा और अनुभवों से गांधी को भी समझा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भ में अकेला मार्क्स सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ अगर भारत को सही ढंग से समझना है तो मार्क्स जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गांधी भी है, अम्बेडकर भी है और विवेकानंद भी है। क्योंकि भारत को हम ये बहुत स्टीरियोटाइप ढंग से, मतलब ये कहेंगे हम यूरोप की नज़र से नहीं समझ सकते। भारत को भारत की नज़र से समझना चाहिए। मैकेनिकली मतलब मार्क्सिज्म के मैकेनिकल ढंग से अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो फिर भारत के आत्मा को नहीं समझ सकेंगे। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। जब मैं हिसार में के रामलीला में सीता बना था 10-11 दिन, तो उस समय क्या होता था कि सीता का रोल, जब सीता मतलब हर दिन नाटक ये रामलीला शुरू होने से पहले वो उसमें राम और सीता को बग्गी में बैठा, रथ में बैठा करके घुमाया जाता है प्रांगण पूरे शहर में। तो बड़े पैसे वैसे चढ़ावे, पैर छूते थे तो, और सीता माता और सबसे सो हिलेरियस, सो कॉमिकल सिचुएशन आई पास थ्रू। और इसके बाद जब शकुंतला बना तो शकुंतला तो लव स्टोरी है, कालिदास का शकुंतलम है ना। तो उस समय फिर वो सीटियाँ बजी और पैसे उछाल के मंच पर फेंकना, 1 रुपये दुआ नहीं, ये सब तो अब देखिए 2 चीज़ें कर रहा, कहाँ पैर पूजना, चरण छूना, और कहाँ आप पर वो रुपयों की नोटों की बरसात। एक ही मंच पर 2 अलग अलग कैरेक्टर, ऑडियंस वही, शहर वही, स्टेज वही, लेकिन अलग अलग मंजर, अलग अलग दृश्य। तो आपका नजरिया बदला। तो मनुष्य, इसलिए तो मैंने कहा ना कि मनुष्य में एक नहीं कई मनुष्य छुपे रहते हैं।
कि वही इंसान ने 45 में नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया। एक वही इंसान ने, हिटलर ने 50-60 लाख यहूदियों का गैस चैम्बर में जलाया। अब ये कौन सा इंसान? और वही एक इंसान है गांधी भी, वही एक इंसान है क्राइस्ट जो सूली पे भी चढ़ता है, और वही इंसान बॉम्ब गिराता है। तो ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है मनुष्य की चिंता, इसमें प्रवृत्ति का जो ये कहा जाए, उसकी प्रवृत्तियों का जो संसार है, उसमें इतनी आयरनी, इतनी विडंबनाएं, इतने विरोधाभास, जिसे पैराडॉक्सेस हम बोलते हैं, वो हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कुछ समय से ये सोच रहा हूँ कि क्या हम मनुष्य की बेसिक इंस्टिंक्ट्स को बदल सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मान ली किसी दिन ऐसा हो जाए, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं उसको बदलने में ना तो सामंतवाद सफल हो सका, ना पूंजीवाद और ना साम्यवाद। मुझे गाने 50-60 के मेलोडीज पसंद है। जैसे नहीं, अब वो चाहे वो मुकेश है, तलत महमूद है, ये मुझे काफ़ी, सैगल है, इनके गाने काफ़ी, या फिर गीता दत्त है, आशा भोंसले है, सुमन कल्याणपुर है, या सुधा मल्होत्रा है। अब जैसे एक गाने से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। प्रभावित क्या, वो आज भी मेरे साथ सफ़र कर रहा है। वो गाना है, मेरे नदीम मेरे हम सफ़र, निराश न हो, कठिन सही तेरी मंजिल, मगर उदास न हो। मेरे लिए नॉस्टैल्जिया जो है ना, काफ़ी पॉजिटिव है, उससे एक शक्ति मिलती। देखो, मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मनुष्य की इंस्टिंक्ट्स को लेकर के इसको मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। मैं दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ कि क्या ऐसा समय आ सकता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको अपन AI बोलते हैं, वो मनुष्य को रिप्लेस कर दे। क्या मशीन में हम वो संवेदनशीलता, वो निर्णय लेने की शक्ति, हंसने और रोने की शक्ति, तलाक करने की शक्ति, जन्म देने की शक्ति, क्या हम लोग पैदा कर सकते हैं? अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो फिर इसे बोलते हैं होमो सेपियन, सेपियस की कोई जरूरत ही नहीं, फिर इंसान खत्म हो जाएगा। ये एक विकास का सफर है और उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें कई चीज़ जुड़ती हैं। अभी हवा इस समय थोड़ी पूंजीवाद की बह रही है, तो लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इसका भी अंत होगा, भारत बदलेगा, ऐसी बात। क्योंकि इतिहास में ये उतार चढ़ाव आते जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं जाते हैं। जो है हमारे वेदों में कहा ना, कहना चराई वेती चलते रहो। तो आप कह सकते हैं कि मेरा स्वप्न अधूरा तो है, वो विराट है, वो मेरा अकेले का नहीं है, ये भी याद रखिए। दैट इज कलेक्टिव ड्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। तो लेकिन एक विराट सपना था कि हम समाज को बदल डालेंगे, वो विराट था, वो अभी तक थोड़ा अधूरा है। हमने सोचा कि समाज में हिंदुस्तान को ऐसा बनाएंगे जहाँ कोई गरीब नहीं होगा, ऐसी डिस्पैरिटी नहीं होगी, सब पढ़े लिखे होंगे, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई बेरोजगारी से नहीं मरेगा, सबको समान शिक्षा मिलेगी। वो सपना भी देखा, बस वो अधूरा है, बाकी सब पूरे हो गए। देखिए क्या बात, ये शाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।